गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ओनली टारगेटेड। दोस्तों, ये मौलिक अधिकार का ये हमारा पार्ट 4 होगा। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने आपको बता रखा है और मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। अगर आप नए हैं, पहले बार देख रहे हैं तो कृपया जाके मेरे चैनल पे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को जरूर देखिए। चलिए, आज हम पार्ट 4 में क्या क्या चीजें को कवर करेंगे, क्या क्या चीज को पढ़ेंगे, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, आज हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे कि किसी भी सरकारी संस्थानों में धर्म, जाति, भाषा इत्यादि के आधार पर किसी को भी वंचित किया जा सकता है क्या, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि न्यायपालिका के द्वारा सरकार के विरुद्ध रिट कैसे जारी किया जाता है। न्यायपालिका के द्वारा सरकार के विरुद्ध जो है वो रिट को कैसे जारी किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 तथा आर्टिकल 28 से आप क्या क्या समझते हैं। ठीक है, तथा इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि परमादेश किसे कहते हैं तथा इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अधिकार विशिष्टता से आप क्या समझते हैं, यानी अधिकार विशिष्टता क्या है। उसके बाद हम देख लेंगे कि आर्टिकल 29A, आर्टिकल 29(2) से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे कि प्रतिषेध क्या है। उसके बाद हम देख लेंगे आर्टिकल 30 तथा आर्टिकल 31 तथा आर्टिकल 32 से आप क्या क्या समझते हैं। उसके बाद हम देख लेंगे कि रिट क्या है तथा इसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे उत्प्रेरण के रिट से आप क्या समझते हैं। तो ये सारा चीज हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, समय को वेस्ट ना करते हुए और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं अपनी बात आर्टिकल 26 से स्टार्ट करता हूं और आर्टिकल 25, 24 जो भी है मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बता रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से आर्टिकल हम 26 से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 26 आखिर में क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 26 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि हर धार्मिक या संप्रदाय को अपनी धार्मिक गतिविधियां जैसे कि प्रार्थना, अनुष्ठान अपने तरीके से प्रतिबंधित यानी कि व्यवस्था करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। यानी कि आप समझ गए कि प्रत्येक जो धार्मिक व्यक्ति हैं या संप्रदाय हैं उनको अपनी धार्मिक जो गतिविधियां होती हैं जैसे कि प्रार्थना हो गया, अनुष्ठान हो गया, अपने तरीका से व्यवस्था करने का स्वतंत्रता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 27 कहता है कि किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए सरकार द्वारा कोई कर नहीं लगाया जाएगा। यानी कि कोई धर्म विशेष के प्रचार के लिए सरकार द्वारा कोई कर यानी कि शुल्क यानी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 28 कहता है कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित के संदर्भ में स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, कुछ मतलब ऐसे शैक्षणिक संस्थान जहाँ पे शिक्षा दी जाती है उसको शैक्षणिक संस्थान कहते हैं। तो कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा यानी कि धर्म के लिए जो शिक्षा दी जाती है उसको धार्मिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, या धार्मिक उपासना में उपस्थिति के संदर्भ में स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि ओनली फॉर धर्म के बारे में ही वहाँ पे बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। ऐसे ऐसे कुछ संस्थान हैं जहाँ पे ये छूट दी गई है कि आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसे शिक्षण संस्थाएं जो सरकार के स्वामित्व की है, मतलब जिन पर सरकार का हस्तक्षेप होता है। ठीक है, मतलब जिसकी सरकार देख रेख करती है। ठीक है, उनमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। उनमें क्या होता है कि कोई भी धार्मिक धर्म के आधार से शिक्षा नहीं दी जाती है। एक धर्म के ओनली फॉर एक धर्म पे आधारित के शिक्षा नहीं दी जाती है या कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। ठीक है,
इसके आगे देखते हैं क्या कहता है। यदि शिक्षण संस्थाएं, ठीक है, यदि शिक्षण संस्थाएं किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित की गई है तो उनमें धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती है। अगर शिक्षण संस्थाएं हैं किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित की गई है तो उसमें क्या है, उसमें शिक्षण संस्थाएं धर्म के आधार पर शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा शिक्षण संस्था है जो सरकार द्वारा स्वामित्व हो, यानी जिसके देख रेख सरकार करती है, उस पर धर्म के आधार पर कोई भी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है, जो सरकार द्वारा क्या है, सहायता प्राप्त है, जो सरकार सहायता केवल प्राप्त है, ठीक है, सहायता प्राप्त है किंतु निजी है, किंतु क्या है, निजी है, सरकार से सहायता ले रही है लेकिन क्या है, निजी है, उनमें भी धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती है, उनमें भी क्या है, धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती है, क्योंकि ये सरकारी नहीं है, ये क्या है, ये निजी है। ठीक है, और पूर्णतः निजी शिक्षाएं संस्थाओं में भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, और निजी यानी कि प्राइवेट जिसका होगा संस्थाएं यानी स्कूल, उसमें भी धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती है, किंतु विद्यार्थियों के द्वारा या उनके अभिभावकों के द्वारा इस गतिविधियों में अनुपस्थित रहने के अधिकार का उपयोग किया जा सकता है। यानी विद्यार्थियों के द्वारा या अभिभावक के द्वारा उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे को इस स्कूल में जहाँ पे धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती है वहां पे अपने बच्चे को पढ़ाएं अथवा ना पढ़ाएं, ये उनको छूट दी जाती है। ठीक है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 क्या कहता है कि आर्टिकल 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, अल्पसंख्यकों का मतलब हुआ कि किसी समूह में के मुकाबले संख्या में कम हो, मतलब किसी समूह के मुकाबले संख्या में कम हो, उसे अल्पसंख्यकों कहते हैं। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 कहता है कि आर्टिकल 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है, जो समूह में कम है उनके अधिकारों को क्या रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है, और उन्हें सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्था अधिकार प्राप्त है। ठीक है, सांस्कृतिक का मतलब होता है कि सभी धर्मों और भाषाओं को एक समान अधिकार देना। ठीक है, इसको संस्कृति कहते हैं कि सभी धर्मों और भाषाओं को एक समान अधिकार देना। ठीक है, और शैक्षणिक का मतलब होता है कि शिक्षा का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का समान अधिकार दिया गया है, उसको शैक्षणिक कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कहता है शैक्षणिक और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, प्राप्त किए गए हैं। दोस्तों, आर्टिकल 29A कहता है आर्टिकल 29 का ए कहता है, ठीक है, 29 का ए कहता है इसके अंतर्गत नागरिकों के किसी भी समूह को जो भारत में रह रहा है, कैसा समूह, जो भारत में रह रहा है, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित यानी कि सुरक्षा करने का अधिकार दे रहा है। जो भारत में रह रहा है उसको किया गया है अपनी संस्कृति और भाषा को और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ऐसा 29 का ए में कहा गया है। ठीक है, अब 29 का 2 में क्या कहा गया है, 29 का 2 में कहा गया है, ठीक है, कि इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि सरकारी और सरकार से प्राप्त अनुदान शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा इत्यादि के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि सरकारी और तथा ऐसे संस्थाएं यानी कि ऐसे शैक्षणिक संस्थाएं जहां पे शिक्षा दी जाती है सरकार से मतलब जुड़ा हुआ है, वहां पे क्या है कि धर्म, जाति, ठीक है, भाषा इत्यादि के आधार पर उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसको हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण
संस्थाओं की स्थापना करने और उन्हें प्रशासित करने का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यकों का मतलब होता है कि जो संख्या में कम, यानी कि समूह में कम हो, उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। ठीक है, तो उनको क्या क्या है, अपनी शिक्षण संस्थाएं की स्थापना करने और उन्हें प्रशासित करने का अधिकार उनको दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 31 कहता है संपत्ति का अधिकार से संबंधित था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1976 से मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकारों की सूची से क्या किया गया, हटा दिया गया। आर्टिकल 32 क्या कहता है, आर्टिकल 32 कहता है कि यह अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी संविधान का उपचार करने से संबंधित है। आर्टिकल 32 यह अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। इसके अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षण बताया गया है। मतलब अधिकार का ये है कि आर्टिकल 32 है कि संविधान को उपचार से संबंधित है, यानी संविधान की उपचार मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए उपचार का सही बोले तो उपचार का मतलब कि देख रेख करना, उपचार का मतलब वो है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण बनाया गया है कि देख रेख करने का अधिकार किसको दिया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। ठीक है, और यह व्यवस्था दी गई है, ठीक है, कि मौलिक अधिकारों की उल्लंघन की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति की अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो इंसान क्या कर सकता है, भारत के सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करके मौलिक अधिकारों को संरक्षित कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय एक रिट जारी करके क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों को संरक्षित कर सकती है। ठीक है, ये किसमें बताया गया है, ये आर्टिकल आपको 32 में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा भी कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, रीट का मतलब दोस्तों, रीट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय व्यक्ति भारत जा सकता है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करके मौलिक अधिकारों को संरक्षित कर सकता है। रीट का मतलब होता है, ठीक है, एक ऐसा लिखित आदेश है, ठीक, जो अदालत द्वारा जारी किया जाता है। यह आदेश किसी व्यक्ति या संस्था या एक विशेष कार्य करने या किसी कार्य को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है रीट को। ठीक है, ऐसा करके उस व्यक्ति की मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय जाकर अपील करेगा और सर्वोच्च न्यायालय उस रीट जारी करके उस व्यक्ति को न्याय दिलाएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है, ठीक। अब दोस्तों रीट कितने प्रकार के होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है आखिर में वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रीट होता है, पहला चीज होता है बंदी पैतृकरण। बंदी पैतृकरण, यह रीट न्यायपालिका के द्वारा सरकार और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है, सरकार और किसके विरुद्ध, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध, दोनों के खिलाफ जारी की जाती है। इस रीट के अंतर्गत न्यायपालिका यह आदेश देती है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करे। यानी बंदी बनाए गए व्यक्ति को क्या करना है, सशरीर यानी कि शरीर के साथ उसको उपस्थित करना है। ठीक है, यह किसके खिलाफ जारी की जाती है, निजी व्यक्ति और सरकार के खिलाफ यह रीट जारी की जाती है, बंदी पैतृकरण। ठीक है, दूसरा आता है कि परमादेश। परमादेश किसे कहते हैं, ये रीट के प्रकार हम पढ़ रहे हैं, पहला देख लिए और दूसरा देखिए रीट के प्रकार। परमादेश, यह रीट न्यायपालिका को द्वारा सरकार के विरुद्ध जारी किया जाता है। यह रीट न्यायपालिका के द्वारा सरकार के विरुद्ध जारी की जाती है। जिसमें सरकार से उनके कर्तव्य निभाने के लिए कहा जाता है। ठीक है,
इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि अपना कर्तव्य निभाओ। यह रिट जो है न्यायपालिका के द्वारा सरकार के विरुद्ध केवल जारी किया जाता है, इसमें निजी व्यक्तियों को नहीं शामिल किया गया है। ये केवल सरकार के विरुद्ध जारी किया जा सकता है जिसमें सरकार से उनके कर्तव्य निभाने के लिए कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि अपना कर्तव्य को निभाओ। इसको कहते हैं परमादेश, परमादेश। ठीक है, उसके बाद आता है अधिकार पृच्छता। पृच्छता का मतलब होता है पूछना और अधिकार का मतलब होता है शक्तियां। ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिकार पृच्छता का अर्थ होता है अपनी अधिकारिक सिद्ध करें, यानी कि अपनी अधिकार को, जो आपको पावर दिया गया है उसको सिद्ध करें। इसके अंतर्गत न्यायपालिका किसी भी सरकारी विभाग से यह जानती है कि उसके द्वारा किए गए किसी कार्य को करने का अधिकार उसे था, यानी कि किसी भी सरकारी काम को अगर कोई इंसान कर रहा है तो न्यायपालिका उससे पूछ सकती है कि क्या आपको ये अधिकार था ये काम करने का। ठीक है, इसको कहते हैं अधिकार पृच्छता। ठीक है, यानी कि शक्तियां पूछना। ठीक है, अधिकार पृच्छता। ये देख लीजिए 3 नंबर हम लोग रिट के प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, चौथा नंबर का कहता है कि प्रतिषेध। प्रतिषेध यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निचले न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक है, यदि वह अपनी सीमा क्षेत्र से बाहर निकल रही हो तो क्या होता है कि प्रतिषेध, यानी कि प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, रुकावट, यानी रोकती है उसे। किसे? यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निचली न्याय या अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध, निचली जो न्यायपालिका होती है उनके विरुद्ध जारी किया जाता है यदि वह अपने सीमा क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। यदि वो क्या है कि अपने सीमा क्षेत्र से बाहर निकल गई हैं और इस प्रकार के कार्य कर रही हो, और इस प्रकार के कार्य कर रही है जो उनके न्यायिक क्षेत्र में नहीं आता है, ऐसा अगर कर रही हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट उन्हें रोकेगी। जो निचली न्याय है, जो निचली कोर्ट है, अगर वो कोर्ट अपनी सीमा क्षेत्र से बाहर निकलकर कोई भी काम कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोकेगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उत्पीड़न की रीट। उत्पीड़न की रीट किसे कहते हैं? उत्पीड़न की रीट तब जारी की जाती है जब कोई निचली अदालत या अर्ध न्यायिक संस्था अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश दे चुकी हो। वहां पे क्या है, दे कर रही हो, मतलब पहले हम क्या देखें कि निचली जो न्याय है, निचली जो कोर्ट है वो अपने क्षेत्र से बाहर जाके काम कर चुकी हो। ठीक है, कर रही है, ठीक है, अभी कर रही है तभी उसको रोक दिया जाएगा। और उत्पीड़न की रीट में क्या होता है कि निचली अदालत या अधिन्यायिक संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश दे चुकी हो। यहाँ पे दे चुकी हो मतलब वो काम कर दिया है और वहां पे वो काम कर रहा है, तब उसको रोकेगी। और दे चुकी हो, ऐसी स्थिति में उनके आदर्शों की रद्द करने के लिए यह रिट जारी किया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि उनके आदेशों को रद्द करने के लिए यह रिट जारी किया जाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उत्पीड़न में इसमें क्या होता है कि आदेश दे चुकी होगी तब इसको रोका जाएगा। और उसमें क्या था, इसके पहले जो हम पढ़े तो उसमें था कि आपको आप अब काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र से बाहर जाके, तब आपको रोकेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था प्रतिषेध, यानी कि इसमें होगा कि आपको अगर काम कर रही है जो निचली अदालत है तो अपने बाहर क्षेत्र से तो उसको रोकेगी। और वहां पे क्या है कि उत्पीड़न वाला में कि उसमें है कि कर चुकी हो काम को तब आपको रोकेगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा और यहीं पे वीडियो की समाप्ति करते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। और चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये मौलिक अधिकार का एक और जो वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा जो आपको कल मिलेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।